मैं राजेंद्र प्रसाद। आज के वीडियो में मैं कुछ शब्दों के अर्थ के बारे में चर्चा करूंगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इनके शाब्दिक अर्थ जनता का शासन होता है। जब जनता शासन करेगी तब वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग समान रूप से मिलजुल कर करेगी, परंतु ऐसा हो ही नहीं रहा है। समान रूप से वितरित होता तब हम लोकतंत्र कहते। वैसी स्थिति में लोगों के रहन सहन, खान पान और आचार विचार में समानता होती। समानता का तात्पर्य है शोषण की क्रिया से मुक्त होना। शोषण की क्रिया से मुक्त होने की व्यवस्था को शोषण मुक्त समाज की व्यवस्था भी कह सकते हैं। समाजवाद, समाजवाद का अर्थ है समाज का शासन। वृहद मानव समाज की क्रियाकलापों एवं उनके विचारों को एकत्रित करके उनकी समस्याओं का निदान करते हुए समानता के लक्ष्यों तक पहुंचना एक जटिल समस्या है। इन्हीं समस्याओं के निदान में संपूर्ण मानव समाज को छोटे छोटे समूहों में बांटकर उनके क्रियाकलापों और उनके विचारों को आसानी से एकत्रित करके उनकी समस्याओं का निदान करते हुए समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। लोकतंत्र और समाजवाद के लक्ष्य एक हैं। इस दृष्टिकोण से शाब्दिक अर्थ में भिन्नता नहीं है। उनके क्रियाकलापों में भिन्नता उत्पन्न होने पर ही अर्थ में भिन्नता होती है। अब तक देखा गया है कि दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में बिचौलिया के रूप में राजनीति प्रतिष्ठित रहा है। राजनीतिज्ञों ने अनमोल श्रम को महत्वहीन भावना से देखकर पूंजी को ही महत्व दिया है। यही कारण है कि समानता की स्थापना में दोनों व्यवस्थाएं असफल रही हैं। दोनों व्यवस्थाओं ने अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाया है। साम्यवाद, साम्यवाद का अर्थ है शोषणहीन सबसे उन्नत उपलब्धि का शासन। मनुष्यों में आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना हो जाने के साथ अत्यंत उन्नत जीवन यापन करने की व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं। हम लोकतंत्र में भी साम्यवाद की कल्पना कर सकते हैं। नेता, अफसर, बाजार आदि की उपस्थिति में साम्यवाद की कल्पना करना ही बेकार है। हमें वैसे सूत्रों की खोज करने की जरूरत है जिसके माध्यम से शोषण की क्रिया को पूर्णतः बंद किया जा सके। शोषण की क्रिया को पूर्णतः बंद करने पर ही अपराध, भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थों का सेवन और वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियों को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। व्यवहार के दृष्टिकोण से लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधिगण शोषण करने की क्रिया को आज़ाद करके यह सिद्ध किया है कि आप स्वतंत्र हैं। शोषण करने में बुद्धि और उससे ज़्यादा पूंजी का इस्तेमाल होता है। समानता लाने की झूठी वादा करके शोषण की क्रिया को और अधिक तीव्र किया जाता है, जिसके कारण शोषक वर्ग के धन बढ़ते हैं और शोषित वर्ग के धन घटते हैं। फलतः अराजकता की स्थितियों में कमी न होकर वृद्धि होते रहती है। इन्हीं असफलताओं के कारण वे प्रशासनिक पदों में वृद्धि करके सत्ता की शक्ति को बढ़ाकर उनकी मदद से तानाशाह बन जाते हैं। वे जन समस्याओं का समाधान न करके उन पर जबरदस्ती शासन करते हैं। बिचौलिए विभागों का सारा बोझ श्रमिकों के सिरों पर लाद देते हैं। बिचौलिए लोगों की सुविधाओं से आकृष्ट होकर श्रमिकगण भी बिचौलिया बनने की होड़ में शामिल होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पादन प्रभावित होने लगता है। आत्मनिर्भरता को छोड़कर परनिर्भरता की ओर उन्मुख हो जाते हैं। सत्ता कर्ज में डूबने लगती है। आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। अब शोषक, जिनकी आय प्रति व्यक्ति औसत आय से अधिक होती है, उन्हें शोषक कहते हैं। शोषित, जिनकी आय प्रति व्यक्ति औसत आय से कम होती है, उन्हें शोषित कहते हैं। शोषण,
बिचौलियों के द्वारा श्रमिकों के श्रम को चूस लेना, सोख लेना अथवा लूट लेना ही शोषण है। शोषण के कारण ही श्रमिकों के श्रम से उत्पादित सुविधाएं बिचौलियों के पास चली जाती है। अति प्राचीन काल में कृषि कार्य आरंभ होने के साथ ही आर्थिक शोषण की क्रिया का भी सूत्रपात हो गया था। सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन में बदलने लगा था। आर्थिक शोषण की तीव्रता ने संयुक्त पारिवारिक जीवन को तोड़कर लगभग छोटा पारिवारिक जीवन में बदल ही दिया है। समय और स्थिति के अनुसार शोषण की क्रिया भी परिवर्तनशील है। अब मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। दूसरी पुस्तक गणित में शोध एवं सूत्र संकलन में मैं गणित के माध्यम से शोषण की क्रिया को, कितना शोषण होता है, कैसे शोषण होता है, इसके बारे में गणित के माध्यम से मैं समझाऊंगा। उसका वीडियो बाद में बनाऊंगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।